स्वागत है आप सबका इकोनॉमिक्स के अंतिम वर्ड लिस्ट को जानेंगे। और एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। पहला शब्द है इनवर्स रिलेशनशिप। और इनवर्स रिलेशनशिप जो है ऐसे सिचुएशन को कहते हैं जब एक वेरिएबल घटेगा तो दूसरा वेरिएबल जो है वो बढ़ेगा, और एक वेरिएबल अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो दो वेरिएबल के बीच के रिलेशंस को इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। अगला शब्द है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट है कि अगर हम कैपिटल को इंजेक्ट करते हैं, और इसका एम ये होता है कि हम फ्यूचर प्रोडक्शन को ध्यान में रखें। तो जैसे कि हमने नया मशीनरी लगा दिया या हमने वर्कफोर्स को ट्रेनिंग दे दिया, तो ऐसी चीजों को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है इनविजिबल हैंड। और इनविजिबल हैंड बेसिकली एडम स्मिथ का आइडिया था। और एडम स्मिथ ये कहते थे कि अगर इंडिविजुअल्स को छोड़ दिया जाए, उनको फ्रीडम के साथ अपने इंटरेस्ट से वो मार्केट को अगर परसू करें, तो वो धीरे 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 इनएविटेबली ऐसा होगा कि एक जो कलेक्टिव बेनिफिट है सोसाइटी को वो मिलेगा। और वो कुछ इस प्रकार होगा जैसे कि कोई एक गाइडिंग हैंड प्रेजेंट है, और उस गाइडिंग हैंड को इनविजिबल हैंड कहते हैं। अगला शब्द है किनीशियन मल्टीप्लायर। सो ये कीन्स की थ्योरी है, और कीन्स ने ये कहा कि अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को थोड़ा बढ़ा देते हैं इकोनॉमी में, और जो है तब इकोनॉमी जो है वो ज्यादा इनकम में इंक्रीज करके लोगों को देगा। तो उस इंफ्यूज मनी को जो है वो के कारण जो इफेक्ट आता है उसको किनीसियन मल्टीप्लायर कहते हैं। उसी से रिलेटेड शब्द है किनीजियनिज्म। तो ये एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट है जो कि जॉन मेनार्ड कीन्स की आइडियाज पे बेस्ड है। और उन्होंने ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जो है कि जब भी रिसेशन में कोई इकोनॉमी चली जाए, तो वो कीन्स कहते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है काफी हेल्प करेगा। अगला शब्द है लैसेस फेयर। और ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है लेट इट डू, होने दो। और ये बेसिकली हम ऐसे मार्केट को डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल भी ना हो। अगला शब्द है लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी ये होता है कि हम अपने एसेट्स को कितनी आसानी से खरीद सकते हैं, और इसमें हमारा जो है एसेट वैल्यू जो है वो कम भी ना हो। तो सबसे जो कॉमन लिक्विड एसेट होता है वो कैश को लिक्विड एसेट कहते हैं, क्योंकि हम उसको तुरंत से जो है किसी भी गुड या सर्विस को खरीदने में प्रयोग कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आती है। अगला शब्द है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये एक जो है इकोनॉमिक्स का ब्रांच है जिसमें कि हम पूरी इकोनॉमी को एक पूरे तौर पे अध्ययन करते हैं, और हम जो है उन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देते हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो ओवरऑल जो टोटलिटी में हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, वो ब्रांच जो है इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है मार्जिनल कॉस्ट। अब अगर हम जो है किसी चीज को खरीदते हैं तो हमारा एक यूटिलिटी सर्व होता है। अब जो है हम उसी चीज का दूसरा एक सेट लेके आ जाते हैं, तो हमारा जो कॉस्ट में बढ़ोतरी हुआ उस एक यूनिट को, आउटपुट को बढ़ाने में जो है, तो उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और उसी से रिलेटेड शब्द है मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो टोटल जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है यूटिलिटी में, या कह सकते हैं कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन में, जो कि अगर मैं एक और यूनिट ले लूं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का, तो मेरे सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी में क्या परिवर्तन आता है उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अगला शब्द है मार्केट फेलियर। तो ये जब मार्केट अपना जो भी उसके सोशली ऑप्टिमल आउटकम तय किए जाते हैं, अगर वो मार्केट उसको करने में असक्षम रहती है, तो उसको हम मार्केट फेलियर कहते हैं। ये कभी कभी मार्केट फेल हो जाता है कि मार्केट में कंपटीशन ही ना हो, मोनोपोली
हो वहां पे, या जो है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो या तो कस्टमर के पास, या तो कुछ ऐसे कॉस्ट हो जाते हैं जो अनअकाउंटेड रहते हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स हो जाते हैं जो अनअकाउंटेड रहते हैं, या तो जो है प्राइवेट प्रॉफिट होना बंद हो जाता है, या पब्लिक गुड्स में भी प्रॉफिट होना बंद हो जाता है। तो इस तरह की सिनेरियो को मार्केट फेलियर कहते हैं। अगला शब्द है मर्केंटिलिज्म। और मर्केंटिलिज्म जो है वेस्टर्न यूरोप में ये डॉक्ट्रिन काफी डोमिनेट हुई थी 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच। और ये इस बात पे स्ट्रेस देती है कि गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो फॉरेन ट्रेड में जो है एक जो है पॉजिटिव बैलेंस लेके आता है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो ज्यादा जरूरी है फॉरेन ट्रेड के ऊपर एक पॉजिटिव बैलेंस बनाने के लिए। अगला शब्द है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का वो एक ब्रांच है जो या तो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को या तो एक फर्म के बिहेवियर को, यानी कि माइक्रो से छोटा शब्द हो गया, तो छोटे लेवल पे एक इंडिविजुअल एक फर्म के लेवल पे अगर हम उनके बिहेवियर को स्टडी करें तो वो ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। अगला शब्द है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जिसमें कि एक हिस्सा तो जो हमारा प्रोडक्शन का जो भी मीन्स होता है वो स्टेट ओन करता है, और एक हिस्सा जो है वो उसका प्राइवेट ओनरशिप भी होता है। और इसमें जो है कुछ कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स आते हैं जिसमें कि प्लान्ड इकोनॉमिक्स और मार्केट इकोनॉमिक्स दोनों का मिक्सचर कह सकते हैं। तो अगर आप मोटे तौर पे देखें तो सारी की सारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी है। कोई भी कंप्लीटली कैपिटलिस्टिक या कोई भी कंप्लीटली कम्युनिस्टिक इकोनॉमी नहीं है। अगला शब्द है मोनेटरिज्म। और मोनेटरिज्म जो है एक स्कूल ऑफ थॉट है इकोनॉमिक्स का, जो ये बिलीव करता है कि गवर्नमेंट का प्राइमरी काम है सिर्फ मनी के सप्लाई को कंट्रोल करना। तो गवर्नमेंट का प्राइमरी काम है सिर्फ मनी के सप्लाई को कंट्रोल करना। और इसके प्राइम इकोनॉमिस्ट हो जाएंगे मिल्टन फ्रीडमैन, और जो भी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स आए थे यूएस में 1970s और 1980s में, उन्होंने मॉनेटरिज्म को काफी बढ़ावा दिया था। अगला शब्द है मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं है बल्कि गवर्नमेंट पॉलिसी है जो कि हम मनी सप्लाई या इंटरेस्ट रेट को कैसे चेंज करें। चाहे तो हम अगर इकोनॉमी को स्टिमुलेशन देना चाहते हैं या हम इकोनॉमी को स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो वो जो पॉलिसीज इन चेंजेस को लेके आती है गवर्नमेंट, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अगला शब्द है मोनोपोली। जैसे नाम में मोनो है, तो एक ऐसा मार्केट जहां पे कि सारी चीजें सिर्फ एक ही फर्म जो है कंट्रोल करती है। तो इनका जो प्रोडक्शन है जनरली एसोसिएटेड होता है, इनका काफी लो आउटपुट होता है, और उस लो आउटपुट पे भी जो है इनको ये काफी हाई प्राइस पे बेचते हैं। अगला शब्द है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है एक बड़ा ही डोमिनेंट फील्ड है इकोनॉमिक्स का आज की अगर हम बात करें। तो ये जो है प्राइमरली नियो क्लासिकल कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड साइड पे और रैशनल इंडिविजुअल जो है इन्हीं के बेसिस पे जो है इकोनॉमिक गवर्न होनी चाहिए। तो ये एक ब्रॉड थ्योरी है जो सप्लाई और डिमांड को ही ड्राइविंग फोर्स मानता है किसी भी चीज के प्रोडक्शन के पीछे, उसकी प्राइसिंग के पीछे, या जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है उसके पीछे। ये 1900 के आसपास जो है ये डेवलप हुई थी। और इसमें जो है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा फर्क ये हो जाता है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो ये मान के चलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उसकी कितनी लागत आई, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। यहाँ पे नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने एक डिफरेंट अप्रोच लिया। नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो ये कहते हैं कि कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है, और कंज्यूमर का जो परसेप्शन है किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को ड्राइव करने के लिए। और आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट और जो है रिटेल प्राइस जो है
उसके बीच के डिफरेंस को इकोनॉमिक सरप्लस कहा जाता है। अगला शब्द है नॉमिनल वैल्यू। अगर हम समझे कि आज के दिन की बात करें तो किसी भी वस्तु की आज की जो वैल्यू है, जो कैश वैल्यू है, उसको हम उसका नॉमिनल वैल्यू कह सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि अगर कोई नॉमिनल वैल्यू अटैच्ड है तो वो वैल्यू इन्फ्लेशन के कारण जो है वो चेंज हो सकती है। क्योंकि वो चेंज हो सकती है इसीलिए हम इसको बड़ा अच्छे यूजफुल कंपैरिजन्स में यूज नहीं कर सकते इसको। क्योंकि जैसे एग्जांपल लीजिए कि दो टाइम पीरियड है, अगर एक समय किसी को 5,000 रुपए की सैलरी मिलती थी 1980 में और 5,000 की सैलरी मिलती है 2000 में, तो दोनों के नॉमिनल वैल्यू भले ही एक हैं, लेकिन ये बड़ा बेमाने सा कंपैरिजन होगा, क्योंकि 5,000 में उसमें आप बहुत कुछ कर सकते थे जो आप इस समय नहीं कर सकते थे। अगला शब्द है ओलाइगोपॉली। और ओलाइगोपॉली एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां की बहुत ही कम फर्म होते हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था में एक बड़ा खतरा ये होता है कि ये जो कम फर्म्स हैं आपस में ये लोग एक कार्टेल जैसा फॉर्म कर सकते हैं, और कार्टेल फॉर्म करके ये प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। अगला शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, पेरिटो एफिशिएंसी। तो ये एक ऐसे सिचुएशन को कहते हैं कि जब बहुत सारी प्लानिंग अपने एम को पा जाती है, उसके बाद अगर आप कुछ भी कर लें, कोई भी ऐसा चेंज कर लें किसी भी गुड्स को एलोकेट करने के लिए, तो वो ऐसा नहीं होगा कि किसी ना किसी का नुकसान आप नहीं कर रहे हैं उससे। तो अगर आप किसी का फायदा करवा रहे हैं तो किसी ना किसी का नुकसान जो है जरूर होगा, और इस सिचुएशन को पेरिटो एफिशिएंसी कहते हैं। अगला शब्द है परफेक्ट कंपटीशन। ये बड़ा एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन है जिसमें कि जो बायर और सेलर है वो उन दोनों के पास बड़ा ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, एंड इसके साथ ही साथ बहुत सारे फर्म्स हैं जो एक ही प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके कारण जो है कोई एक सेलर जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इस तरह के सिचुएशन को परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अगला शब्द है फिलिप्स कर्व। और ये एक मैथमेटिकल ग्राफ है जिसमें कि अगर हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो इनवर्स रिलेशन को शो करता है उसको कहते हैं फिलिप्स कर्व। या फिलिप्स कर्व में जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच एक बड़ा इनवर्स रिलेशन दिखाया जाता है, और इसमें यह है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, या अगर इन्फ्लेशन घटती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगला शब्द है प्लान्ड इकोनॉमी। आपने ऑलरेडी इसको कर रखा है कमांड इकोनॉमी के नाम से। कमांड इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी सेम है। अगला शब्द है प्राइस। तो जो भी क्वांटिटी आप किसी को पे करते हैं कि या पैसे के टर्म्स में किसी गुड्स और सर्विस को लेने में, तो इसको प्राइस कहा जाता है। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है प्रोटेक्शनिज्म। तो प्रोटेक्शनिज्म किसी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में होती है जिसका कि ये एम होता है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखें, जिसमें कि जो है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से अगर इंपोर्ट कर रही है तो उस इंपोर्ट की हुई वस्तु पे जो है वो कहीं ना कहीं टैरिफ या कोटा जो है लगा के रखे। तो टैरिफ अगर हाई होंगे या कोटास जो है वो हाई होंगे, तो हम कहते हैं कि जो भी प्रैक्टिस करी जा रही है पॉलिसी वो प्रोटेक्शनिज्म के तहत आती है। अगला शब्द है पब्लिक गुड। तो नाम से ही पब्लिक है इसमें, सो कोई भी गुड और सर्विस जो है जैसे कि समझ लीजिए कि स्ट्रीट लाइट हुआ, जो कि प्राइवेट फर्म्स नहीं प्रोवाइड करते, वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, उसको पब्लिक गुड कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट शब्द है क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो अगर हम जो है कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसा पाते हैं कि जो भी देश का सेंट्रल बैंक है वो जो है इकोनॉमी में न्यू मनी इंजेक्ट करे, तो उससे थोड़ी सी जो है मनी का फ्लो ज्यादा हो जाता है, और इस सिचुएशन को क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। अगला शब्द है रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू किसी भी वस्तु के वैल्यू को बोलेंगे जिसमें कि
वो उस वस्तु से कितना गुड या सर्विसेज जो है वो बाई कर सकता है। तो किसी भी वस्तु का अगर हम एक्सचेंज वैल्यू लेंगे तो उस एक्सचेंज वैल्यू में वो एक्चुअल में कितना गुड या सर्विस बाई कर सकता है, वो उस वस्तु की रियल वैल्यू कहलाती है। अगला शब्द है रिसेशन। सो रिसेशन हम एक ऐसे पीरियड को कहते हैं जब कि सारी की सारी जो इकोनॉमी की आउटपुट है वो बहुत ही कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे रहते हैं और इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा जाती है। उस सिचुएशन को रिसेशन कहते हैं। अगला शब्द है शेयर्स। तो शेयर्स बेसिकली किसी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ओनरशिप जो है काफी यूनिट्स में अगर बांट दिया जाए और आप उन यूनिट्स को ओन करते हैं तो ओनरशिप, उन यूनिट्स के ओनरशिप को जो है शेयर्स कहते हैं। शेयर्स को आम भाषा में इक्विटी भी कहा जाता है। अगला शब्द है सोशल मार्केट। और सोशल मार्केट एक इकोनॉमिक मॉडल है जो वेस्ट जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू किया गया था और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें एक मिक्स्ड इकोनॉमी होता है जिसमें कि प्राइवेट इंटरप्राइज को बढ़ावा तो दिया जाता है लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी इकोनॉमी में होती है ताकि ये जरूरी रहे कि कहीं ना कहीं जो है सोशल जस्टिस का गोल भी अचीव किया जा सके। सो सोशल जस्टिस और प्राइवेट एंटरप्राइज दोनों साथ साथ चलेंगे, उसको सोशल मार्केट कहते हैं। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है स्टैगफ्लेशन। आजकल बहुत सुन रहे होंगे आप कि दुनिया कहीं ना कहीं स्टैगफ्लेशन में एंटर करने वाली है। तो इसको कहते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन होता है जब काफी इन्फ्लेशन पीक पे होती है और अनएम्प्लॉयमेंट काफी पीक पे होती है और ग्रोथ काफी कम होती है। तो ऐसे सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला शब्द है स्टिकी वेजेस। तो ऐसे वेजेस को स्टिकी वेजेस कहते हैं जिनका कि अगर मार्केट कंडीशन बदल भी जाए तो वेजेस में परिवर्तन जो है नहीं आता है। अब अल्टीमेटली कंपनीज क्या करते हैं, इसको कैसे हैंडल करते हैं। मान लीजिए कि अभी जैसे कोविड की समस्या आई तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है उनकी डिमांड में काफी परिवर्तन आया। तो जो वो वेजेस दे रहे थे कंपनीज, अब वो या तो डिमांड में अगर कमी आई तो वेजेस कम होना चाहिए। ऐसा सिचुएशन जो हो उसको स्टिकी वेजेस कहते हैं। पर कंपनीज क्या करती हैं, इसको कंपनीज किसी की सैलरी कम ना करके कुछ लोगों को जो है हटा दिया करती है। तो आज की सैलरीज जो है वो स्टिकी वेजेस की तरह नहीं होती हैं। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है सप्लाई। तो सप्लाई बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट है वो कितना अवेलेबल है मार्केट में जिसको कि खरीदा जा सकता है उसको सप्लाई कहते हैं। तो अवेलेबल जो भी प्रोडक्ट है उसको आप सप्लाई कह सकते हैं। और सप्लाई कर्व एक ग्राफ है जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के अमाउंट को जो कितने समय में कब कब प्रोड्यूस किया जाएगा उस कर्व को सप्लाई कर्व कहते हैं। अगला शब्द है सरप्लस। और सरप्लस जो है एक इम्बैलेंस है इकोनॉमी में। अब जैसे एक ट्रेड सरप्लस हुआ कि जिसमें कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है इंपोर्ट की तुलना में, तो गवर्नमेंट बजट अगर सरप्लस में है तो उसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं बजाय कि स्पेंड करने के। तो अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स कलेक्ट करे और स्पेंड कम करे तो इसको कहते हैं कि सरप्लस बजट है। अगला शब्द है टैरिफ। और टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो कि हम इंपोर्ट्स पे एक देश जो है इम्पोज करती है। और ये मेजर इसका कारण कभी कभी ये होता है कि जो हमारे घरेलू प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको फॉरेन कंपटीशन से थोड़ा सा राहत दिया जा सके, उनको बचाया जा सके, इसलिए टैरिफ इम्पोज किया जाता है। अगला शब्द है टैक्स। तो टैक्स जो है आप एक चार्ज जो फर्म्स या इंडिविजुअल्स पे गवर्नमेंट लगाती है और उसको टैक्स कहते हैं। और ये लॉ के द्वारा इन्फोर्स की जा सकती है कि अगर आपने अपना टैक्स नहीं भरा तो जो है लॉ आपके ऊपर अपनी कार्रवाई कर सकती है। इंपॉर्टेंट शब्द है यूटिलिटेरियनिज्म। और यूटिलिटी पे ध्यान दीजिएगा और उससे आपको यूटिलिटेरियनिज्म की मीनिंग बिल्कुल समझ में आएगी। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो ये कहती है कि हमारी जो चॉइसेस हैं वो किन कारणों से होनी चाहिए। हमारी चॉइसेस सिर्फ उन कारणों से होनी चाहिए
जो कि हमें अंत में जाके सबसे ज्यादा हैप्पीनेस दे या हमारे हैप्पीनेस को बढ़ावा दे, और जो कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाए। तो ऐसे फिलॉसफी को यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। और उसी से रिलेटेड शब्द आ गया यूटिलिटी। तो वो एक ऐसा यूनिट है जिसको कि हम बेसिकली किसी भी चीज की सेटिस्फैक्शन हो, किसी भी चीज की खुशी जो हम डिराइव करें, या किसी भी गुड्स या प्रोडक्ट के कंज्यूम करने से, तो ऐसी चीज को यूटिलिटी कहते हैं। इसके साथ ही हमारे इकोनॉमिक्स का जो सारे वर्ड लिस्ट है वो समाप्त होते हैं। ये एक स्टार्ट है आप सबके लिए, और इसके बाद आप केपेबल है इकोनॉमिक रीडिंग को एटलीस्ट शुरुआत करने के लिए। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस।